हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एड्यूल्यूमिनेसेंस पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पायरॉल के बारे में। पायरॉल जो टॉपिक है ये मैंने उठाया है फोर्थ सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि BP 401T से, जिसका यूनिट है 3। थर्ड यूनिट में सबसे पहले हमको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है कि वो क्या होते हैं, उनका हैंड्स विंडमैन नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो वो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है आपके लिए। उसको मैं उसकी जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फिलहाल शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। बात करते हैं पायरॉल की। पायरॉल एक तरीके का 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग, जिसके अंदर क्या होता है, n हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनता है। अगर इसको मैं आपको बिल्कुल साधारण तरीके से बनाकर बताऊं तो कुछ इस तरीके से पायरॉल बनाया जाता है। ठीक है, पायरॉल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C4H5N। सिनोनिम और हम क्या नाम दे सकते हैं इसको, एजोल कह सकते हैं। एजा लगा है, नाइट्रोजन लगा है, इसलिए ओल, एजोल। नेक्स्ट एक और हम क्या बोल सकते हैं इसको, डायविनाइल इनिमाइन, है ना। ये क्या है, डायविनाइलिन अमाइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डायविनाइल है ना, और विनाइलिन इसलिए कहा क्योंकि डबल बॉन्ड है, और इमाइन। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया, डायविनाइलिन अमाइन। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर वेट, इसका होता है 67.09 ग्राम पर मोल। बात कर लूँ इसके हाइब्रिडाइजेशन की। देखो, अब जब क्वेश्चन आपको लिखने को आता है, सॉल्व करने को आता है, तो सबसे पहले ना आपको स्ट्रक्चर को ही बताना पड़ता है। आप पहले स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से, तब कहीं जाकर आप आगे की चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आ जाता है कुछ इस तरीके का। हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूँ, देखो अब आप जब भी बताओगे हाइब्रिडाइजेशन या स्ट्रक्चर के बारे में, आपको बताना पड़ेगा कि बॉन्ड्स कहाँ से फॉर्म हुए। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सब जगह सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड भी है। तो वो पाई बॉन्ड क्यों बने होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स क्यों बन रहे हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड सभी के एसएस ऑर्बिटल के कारण बन रहे हैं, आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है ना। तो जब सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। अब जब आप बात कर रहे हो कि सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, आपके पी ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो आपके इस शेप में मैंने शो किए हैं, ये आपके पी ऑर्बिटल्स हैं, जो कैसे हैं, आपकी जो प्लेन है ना, प्लेन यानी जो आपका सरफेस है उससे परपेंडिकुलर है। इस वजह से ये एक दूसरे के, इनका जो पार्ट है, आधा पार्ट और दूसरा आधा पार्ट एक दूसरे को इस तरीके से ओवरलैप कर लेते हैं ना, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। तो इनकी ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं। तो कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर मैंने हाइब्रिडाइजेशन शो किया हुआ है कि अगर जहाँ पे C डबल बॉन्ड C है वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जहाँ पर CN है वहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके अलावा जहाँ पर NH है वहाँ पे sp2s हाइब्रिडाइजेशन है, और CH में sp2s हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से बन गए आपके हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होगा पायरॉल का। अब नेक्स्ट चीज आती है इसके फीचर्स की। बात कर लेते हैं क्या क्या इसके फीचर्स हैं। ये एक तरीके का कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है। ओडर्स की कैसी होती है, क्लोरोफॉर्म जैसी होती है। और अगर हम इसको ऑक्सीजन के एक्सपोजर में छोड़ दें तो क्या होता है, ये डार्क कलर का हो जाता है, ये ब्राउन कलर का हो जाता है अगर इसको हम लाइट के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट की बात करूँ तो बड़ा बर्निंग और पंजेंट सा टेस्ट इसका होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है 129.7 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट होता है -23.4 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबल है अल्कोहल में, ईथर में और डाइल्यूट एसिड्स में। ये इसके फीचर्स हो गए। ठीक है, अब इन फीचर्स में एक इम्पॉर्टेंट फीचर तो मैंने लिखा ही नहीं, वो क्या, कि जो पायरॉल है वो एक तरीके का एरोमेटिक कंपाउंड है। अब पायरॉल अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो मतलब ये हकल्स रूल को फॉलो करता होगा। हकल्स रूल क्या है ये जानना हो तो मेरी पुरानी वीडियो आप देख सकते हो, जो कि आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके पहले देखो, एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। अब ये हकल्स रूल को कैसे फॉलो करता है, सीधी सी बात है। हकल्स रूल क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड जो हो साइक्लिक, तो जी हाँ ये साइक्लिक है। दूसरा, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें हो कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स, तो इसमें आपको ऑल्टरनेट कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके बाद ये जो कंपाउंड है, इट शुड बी प्लानर, तो ये जो रिंग होती है ये प्लानर रिंग होती है। ठीक है, तो ये तीन तो बातें सही हो गई।
अगली बात होती है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जहाँ पर n की वैल्यू जो है फुल नंबर आनी चाहिए। अब देखते हैं ये कैसे पॉसिबल होगा। 4 अपनी जगह पर रहेगा, n अपनी जगह पर +2 और यहाँ पर इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो मैं पूरा सॉल्व नहीं करके बता रही हूँ, आई होप आपको ये आता होगा। नहीं आता हो तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगी उस पर क्लिक करें और हकस रूल देखें। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 6 यहाँ पर वैल्यू आएगी क्योंकि 2 एलोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। तो 1 2 3 4 5 6, जब हम 6 वैल्यू यहाँ रखेंगे तो फाइनली आपके पास n की वैल्यू आएगी 1। इट मीन्स ये पूरा नंबर आया है। तो ये जो कंपाउंड है ये एक तरीके का एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसकी एरोमेटिसिटी है कैसे, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस को हम शो करने के लिए क्या कर रहे हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए हैं मैंने, ये पूरे आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल ये आप इसकी शक्ल आपको पायरोलिडीन जैसी दिख रही होगी, पर देखते हैं हम रेजोनेंस के बारे में, समझते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से रेजोनेटिंग फॉर्म्स पायरोल शो करता है। देखो सबसे पहले नॉर्मल सा पायरोल कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। इसमें आपके डबल बॉन्ड्स होते हैं और इसमें साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सोचो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर थे ये वाले, अगर ये मूव करें इधर, समझ रहे हो, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का यूटिलाइजेशन हो जाएगा इन फॉर्मिंग अ बॉन्ड, तो आपका बन जाएगा एक बॉन्ड। ठीक है, अब ये वाला जो बॉन्ड था ये अपनी ही जगह पर रहा। ठीक है, अब गौर से देखो, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बन गया था इसलिए इसको टूटना पड़ा है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। गौर से देखोगे तो n पर 1 2 3 4 एक्स्ट्रा वैलेंसी हो गई, तो इस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। फर्दर आगे हम इसको और समझेंगे कैसे। ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड आपका था इस तरफ, अब ये मूव करेगा, ये मूव करेगा तो क्या होना चाहिए, अब मूवमेंट के कारण कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आना चाहिए। तो अब देखो क्या होगा कि आपका जो बॉन्ड है, तो अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये बॉन्ड जो है इसकी पोजीशन आ जाएगी यहाँ पर, तो ये बॉन्ड आ गया यहाँ। ठीक है, इस बॉन्ड को अपनी ही पोजीशन पे रहने दीजिए। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, जब ये नेगेटिव चार्ज अब आगे की तरफ मूव करना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज जब आगे की तरफ मूव करना चाहेगा तो आपकी फिर चीज़ें चेंज होगी। ठीक है, फिर चीज़ें चेंज होंगी तो कैसे क्या काम बनेगा आपका, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आना चाहेगा, यहाँ तो आ नहीं पाएगा, वो यहाँ जाएगा। अब जब यहाँ नेगेटिव चार्ज जाएगा तो क्या होगा, आपका बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा और ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पर रहेगा, तो ये अपना पॉजिटिव रहा और ये एरिया नेगेटिव हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं यहाँ पर, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये और आगे बढ़ना चाहेगा। देखो इसको ना ईजी वे में याद करने के लिए मैंने एक तरीका बनाया है कि आपको बस इतना याद रखना है कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो चारों कार्बन पर एक एक बार आएगा। गौर से देखो, एक इस पर आ गया है, इस पर देखो 4 है ना, यहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है और यहाँ आ चुका है, सिर्फ कहाँ रह गया, इस तरफ रह गया। तो इस तरफ जाने के लिए अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब ये फिर आगे की तरफ मूव होगा। आगे की तरफ जब ये मूव होगा तो आपका जो अगला बॉन्ड है ये वाला तो यहीं पे रहेगा अपनी जगह पर और बाकी ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्या हुआ, जब ये बॉन्ड यहाँ पर आया तो नेगेटिव चार्ज लग गया यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज रहा यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से अगर और मूवमेंट हो, आप सोचो मन ही मन कि अगर हम और मूवमेंट कराएं इसका तो आप पॉसिबल नहीं है ना, आप पॉसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा और कोई नहीं बन सकते। तो जो पायरोल है वो टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है और फाइनली आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, तो ये बन गया है आपका कंप्लीट रेजोनेंस, जो कि आपको लिखना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं पायरोल की सिंथेसिस की। पायरोल की सिंथेसिस अलग अलग मेथड से हो सकती है, जैसे कि फ्रॉम फ्यूरेन, फ्रॉम सक्सिनामाइड, फ्रॉम पाल नॉर सिंथेसिस, फ्रॉम नॉर सिंथेसिस, फ्रॉम म्यूसिक एसिड, फ्रॉम हैंड सिंथेसिस, फ्रॉम पायलेटी रॉबिन्सन सिंथेसिस एंड फ्रॉम एसिटिलीन। तो हम 1 बाय 1 सभी को समझेंगे। शुरुआत कर रहे हैं फ्यूरेन से, सबसे इजी है। देखो फ्यूरेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है,
पायरॉल के स्ट्रक्चर में एन हटाओ ओ लगा दो तो फ्यूरेन बन जाता है। फ्यूरेन की रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तो और स्टीम के प्रेजेंस में, स्टीम की ज़रूरत पड़ेगी हमको, यहाँ पर स्ट्रीम लिख दिया मैंने, तो बनेगा पायरॉल। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम सक्सीनामाइड। सक्सीनामाइड से बनाने के लिए क्या लगेगा हमें, सबसे पहले सक्सीनामाइड लगेगा। ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर्स को हम कर रहे हैं सक्सीनामाइड। सक्सीनामाइड का ही एक आइसोमर हमने यहाँ पे बनाया है, ये कीटो फॉर्म है, इसका अल्कोहल फॉर्म है। कैसे बनाइए, सिंपली ये जो कीटो फॉर्म में डबल बॉन्ड O था, इसको हटाया OH किया, यहाँ जो H2 रहे होंगे उनमें से एक H यहाँ पर आ गया तो OH हो गया, और जो डबल बॉन्ड थे उनकी शिफ्टिंग हो गई यहाँ पर। बात बराबर ही है दोनों में, तो ये बन गया सक्सीनामाइड। सक्सीनामाइड का रिडक्शन किया किसके सामने, किसके साथ में, जिंक के साथ में विद हीटिंग, तो आपके सामने क्या आया, पायरॉल आया। नेक्स्ट है म्यूसिक एसिड। म्यूसिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। म्यूसिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया हमने कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो म्यूसिक एसिड बनी है उसकी रिएक्शन कराई हमने अमोनिया के साथ में, तो म्यूसिक एसिड में से कुछ इस तरीके से आपके 2H2O रिमूव होंगे, 2 नहीं एक्चुअली आपके ये वाले भी, यहाँ से भी इनको भी जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपकी टोटल यहाँ पर -4H2O रिमूव होंगे, और इसके अलावा यहाँ से होगा -CO2, 2CO2, ये आपको दिख रहा है 2CO2 गायब होगा, और फाइनली बनेगा आपका ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे स्ट्रक्चर्स ही गायब हो गए, समझ लो। सिर्फ यहाँ पे कौन आ गया, अमोनिया में से N आ गया। तो 4H2O आपको समझ आ गए होंगे कहाँ से गया, एक H2O, एक H2O, समझ लो एक H2O, यहाँ से एक H2O, चारों निकल गए, और अब यहाँ H की जो जरूरत पड़ी वो कहाँ से आ गई, अमोनिया से आ गई, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से रिएक्शन करने के लिए क्या होगा, ये एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये रिएक्ट करेंगे अमोनिया के साथ रेड हॉट ट्यूब में और बनेगा पायरॉल। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हैंड सिंथेसिस पर। हैंड सिंथेसिस में हमें चाहिए अल्फा क्लोरो एसीटोन और बीटा कीटो ईस्टर। ये है अल्फा क्लोरो एसीटोन, अल्फा पोजीशन पे क्लोरो और पूरा एसीटोन, बीटा कीटो ईस्टर, अल्फा बीटा, बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप, तो ये क्या हो गया, बीटा कीटो ईस्टर। इन दोनों की रिएक्शन कराई किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो क्या हुआ, एक सब्सटीट्यूटेड पायरॉल हमको मिला है, जिसको हमने क्या कहा, 2,5-डायमिथाइल 3-एसिटाइल इथाइल एसिटो, है ना, इथाइल एसिटो पायरॉल, ठीक। ये कंप्लीट हो गया आपका हैंड सिंथेसिस। नेक्स्ट आता है नॉर सिंथेसिस। नॉर सिंथेसिस में क्या होगा, थोड़ी सी जगह दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे, हाँ। नॉर सिंथेसिस में जैसे हैंड सिंथेसिस में था कुछ वैसा ही, बीटा कीटो ईस्टर सेम रहेगा, अलग क्या हुआ, अल्फा अमाइनो कीटोन, यानी कि अल्फा क्लोरो कीटोन था, यहाँ पे अल्फा अमाइनो कीटोन है ना। अब वहाँ पे क्या था, वो क्लोरो निकल जा रहा था, यहाँ पे अमाइनो में N है ना, तो N निकलेगा नहीं, N जुड़ा रहेगा। यहाँ पे हमको अमोनिया की जरूरत पड़ी थी, यहाँ पे हमको अमोनिया की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली, तो क्या होगा, ये जो रिंग्स होंगी ये आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपका ये H2O रिमूव हो जाएगा, और साथ ही साथ जितनी भी रिंग्स आपस में जुड़ करके इस तरीके का एक सब्सटीट्यूटेड पायरॉल बना लेगी, जो कि क्या है, 2,4-डाइमिथाइल 3-इथाइल एसिटो पायरॉल। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पाल नॉर सिंथेसिस, थोड़ी सी बड़ी सिंथेसिस है। देखिए इसमें क्या होगा, पाल नॉर सिंथेसिस में जो कंपाउंड आपको चाहिए वो कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमको क्या कंपाउंड चाहिए, 2,4 हेक्सेन डाइयून। अब R1 R2 में कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है और कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस हेक्सेन डाइयून का रिएक्शन करवा रहे हैं अमाइन के साथ में। अमाइन के साथ में रिएक्शन करवाने के साथ क्या होगा कि जो अमाइन का N है वो जाके अटैक करेगा आपके ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड पर। तो जब ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड पर अटैक होगा, गौर से देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से,
पूरा के पूरा ग्रुप आके जुड़ा है, आधा नहीं है ना, पूरा ग्रुप जुड़ गया। और जब पूरा ही ग्रुप जुड़ गया तो पहले तो ये बॉन्ड टूटा, जब ये बॉन्ड टूटा तो ये जो ऑक्सीजन है ये हो गया डेफिशिएंट, है ना, इसके पास बॉन्ड नहीं बचा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट आता है ये N, तो इस N पे ऑलरेडी 1 2 3 तीन चीज़ें जुड़ी हुई थी, अब ये चौथी जगह से खुद इससे जुड़ गया है। तो जब ये इससे जुड़ जाएगा तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसके पास 1 2 3 4 4 वैलेंसी होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और रिएक्शन क्या होगी आगे कि ये दोनों अनस्टेबल है ना, देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन इसको डोनेट कर देगा, तो यहाँ पर OH के साथ लेके ये सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमें पायरोल तो मिला नहीं, तो अब फर्दर क्या होगा, पायरोल बनने के लिए ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे के पास आएंगे। कह लो सिंपली जैसे इस नाइट्रोजन ने यहाँ अटैक किया था ना डबल बॉन्ड पर, सेम वो यहाँ पर करेगा। तो जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या होगा कि इस वाले कार्बन से ये डायरेक्टली जुड़ जाएगा N, तो इस N पर H अपनी जगह पर रहा, R3 अपनी जगह पर रहा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेम इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया जो इस वाले पे आया था। आगे बढ़ेंगे, फिर ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा, अपने H को O को दे देगा, तो यहाँ OH हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या आएगा, पायरोल का एक सैचुरेटेड कंपाउंड आएगा जिसमें OH रहेगा। फिर हम इसमें से क्या करेंगे, इसकी हीटिंग करेंगे कंटिन्यूसली, तो इसमें से क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। जब वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाएंगे तो फाइनली आपके पास बनकर आएगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, जिसमें R1 R2 R3 सब्स्टिट्यूशंस होंगे जो कि आपके इनिशियल कंपाउंड्स में भी होंगे। तो इसको हम कहते हैं पालनॉर सिंथेसिस। नेक्स्ट आती है पायलेटी रॉबिन्सन सिंथेसिस। अब इस वाले सिंथेसिस में हमें क्या चाहिए, एक तरीके का कीटाजीन चाहिए। कीटाजीन क्या होता है, देखो अगर मैं आपको सिंपली ड्रॉ करके बताऊं तो ये एसीटोन है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये एसीटोन है और ये हाइड्राजीन है ना, ये दोनों होते हैं। तो जब एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स, ध्यान से देखो, एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स 1 है ना, इतना 1 ये 2, यहाँ पे ये कीटोन है, हम सिंपली एसीटोन ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लो एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स जब किसके साथ जुड़ जाए, हाइड्राजीन के साथ जुड़ जाए। अब देखो ये अपना डबल बॉन्ड O में से O खो देगा और डायरेक्टली बॉन्डिंग किससे कर रहा है, N से कर रहा है, तो इसके H2 गायब हो गए। तो इससे जो बना ये जो पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं कीटाजीन। कीटाजीन का रिएक्शन होगा किसके साथ, पायरिडीन बेंजीन के साथ में। तो क्या होगा, जो कीटाजीन है उसके अंदर बॉन्ड्स चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे, ये जो डबल बॉन्ड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये डबल बॉन्ड्स यहाँ पर चले जाएंगे, सेम ये वाला भी यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करना होगा। तो ये इतना हुआ। अब आगे क्या होगा, हम इसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएंगे। एसिडिक मीडियम की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसमें बॉन्डिंग हो जाएगी, ये वाला जो पार्ट है इसमें इस तरीके से चेन बनना शुरू हो जाएगी। जैसे ये चेन कंप्लीट होगी, यहाँ पर ये वाले रिंग यहाँ से टूट जाएगी। जब ये टूट जाएगा तो ये दोनों इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, जाइलिन के साथ में रिएक्शन करानी है और अमोनिया के साथ में, और साथ में हीट करवाना है। जब ये सब करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अमाइन ग्रुप, ये आपस में जुड़ जाएंगे, एक एन रिलीज हो जाएगा और एक एन यहाँ पर मिलकर बना लेगा पायरोल। ये पायरोल भी ज़्यादातर सब्स्टिट्यूटेड पायरोल ही बनते हैं। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ पायरोल। अब देखो मैंने ना कोशिश की थी कि ज़्यादातर रिएक्शंस को मैं एक ही पेज में बना दूं, और मैंने बना दिया, पर ना अब मुझे देखने से लग रहा है इट वेंट सो रॉन्ग, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखो सबसे पहले हमें चाहिए रिएक्शन विद एसिड, क्योंकि ना जो पायरोल होता है वो एक तरीके का बेसिक कंपाउंड है, वीकली बेसिक कंपाउंड है। कुछ हद तक एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है, बट ये वीकली बेसिक है, तो सीधी सी बात है, अगर वो वीकली बेसिक है तो उसको एसिड से रिएक्शन तो करनी ही पड़ेगी। तो जब हम पायरोल का रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड के साथ में, तब पायरोल क्या करता है, इस एसिड को अपने एन में अटैच कर लेता है कुछ इस तरीके से, तो बन जाता है इस तरीके से पायरोलिनियम आयन। और ये जो पायरोल होता है ये अपनी एरोमेटिसिटी खो देता है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद बेस, क्योंकि थोड़ा सा एसिडिक है तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा। बेस के साथ रिएक्शन करने पे ये कुछ इस तरीके का पायरोल पोटेशियम बना लेता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है, जैसे बेंजीन, एंथ्रासीन, नेफ्थिलीन, इन सब की भी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट आते हैं हम कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन। पर उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो स्पेसिफिकली किस पोजिशन पे होगा। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना दो जगह पे हो सकता है, या तो सेकेंड पोजिशन पे या तो थर्ड पोजिशन पे। क्यों? गौर से देखोगे तो सेकंड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन का एनवायरनमेंट सेम है और थर्ड का और फोर्थ का सेम है, तो आपके पास बस दो ही ऑप्शन है, या तो थर्ड या तो सेकंड। तो देखें इन दोनों में से ज़्यादा प्रोमिनेंट कौन है। अगर हम शुरू करते हैं किसमें, सेकंड पोजीशन पे, ये है आपका पायरल, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होना चाहेगा। कहाँ? इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा सेकंड पोजीशन पे। जैसे ही अटैच होगा सेकंड पोजीशन पे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं आया, तो यहाँ पे देखो बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाकी सब एज इट इज है। अब तुमको भी पता है ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर, तो बॉन्ड आपका जो चार्ज है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अभी भी कुछ हो सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं वो बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा और आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। इससे ज़्यादा और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। फाइनली आपका इस तरीके से H यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपका कंपाउंड बनेगा सेकेंड सब्स्टिट्यूटेड। थर्ड में भी हम सेम चीज़ करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, सिर्फ दो ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और फाइनली आपका कंपाउंड बन जाता है। अब तुमको भी पता है कि जहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है, वहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, और जहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़्यादा प्रोमिनेंट कौन हुआ, कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग हुआ, सेकेंड पोजिशन। तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो ज़्यादातर केसेस में सेकेंड पोजिशन पे जाकर ही सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होगा। देखो, नाइट्रेशन की बात करूँ तो नाइट्रेशन के लिए हमें चाहिए HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप निकलेगा और कहाँ पे जाकर जुड़ेगा, सेकेंड पोजिशन पे, बन गया 2 नाइट्रोपायरॉल। बचा हुआ एसिटिक एनहाइड्राइड जो है एसिटिक एसिड के फॉर्म में निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है सल्फोनेशन पर। सल्फोनेशन के लिए चाहिए हमें ये वाला ग्रुप। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम पायरिडीन के प्रेजेंस में, पायरिडीन के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा HSO3, ये क्या बना, 2 पायरॉल सल्फोनिक एसिड। हैलोजनेशन की बात करें तो हैलोजनेशन में हमें चाहिए कोई हैलोजन, हम यहाँ पे ले रहे हैं आयोडीन, और साथ में हमें चाहिए पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या होगा, इसकी रिएक्शन करवाएंगे पायरॉल की, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा। जो आयोडीन होगा वो आपके कंपाउंड के चारों कार्बन्स पे जाके एक एक अटैच हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा टेट्रा आयोडोपायरॉल। लास्ट है फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन। इसके लिए हमको चाहिए एक असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप हमको मिलेगा एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पायरॉल का रिएक्शन करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, और यहाँ पर हम जो कंपाउंड है, कंपाउंड में हमें एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, और कंपाउंड बनाने के लिए कैटलिस्ट के तौर पे हम आमतौर पे AlCl3 लेते हैं, वही ले लेंगे, और ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बनेगा 2 एसिटाइल पायरॉल। नेक्स्ट रिएक्शन आती है कोल्ब्स रिएक्शन या कोल्ब सिंथेसिस। इसमें क्या होगा, यहाँ पर पायरॉल है, पायरॉल के साथ में क्या होगा, पायरॉल की रिएक्शन की जाएगी KOH यानी बेस के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यानी कि यहाँ पर हम कर रहे हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन करने के लिए हमें करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवानी पड़ेगी, तो सेकेंड पोजीशन पे जाकर कार्बोक्सिलेशन होगा और आपका कंपाउंड बनेगा पायरॉल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट आता है रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन के लिए हमें चाहिए पायरॉल। पायरॉल का रिएक्शन होगा बेस के साथ में NaOH, और साथ में लगेंगे हमें CHCl3 और H2O। तो जो आपका यहाँ सेकेंड पोजीशन है, यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये बन जाएगा पायरॉल 2 एल्डिहाइड। तो ये कंप्लीट हुए रिएक्शंस। अब अगर एक और बात मैं कर दूं कि भाई पायरॉल के यूजेस क्या है, मेडिसिन सिस्टम में क्यों पायरॉल ज़रूरी है। देखो, पायरॉल अगर नेचुरली बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। नेचुरली अगर मैं बात करती हूँ तो ये पायरॉल प्रेजेंट है क्लोरोफिल में,
क्लोरोफिल वही प्लांट वाला क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन में वही हमारा ब्लड वाला हीमोग्लोबिन। अब देखो तुमको जानना है हीमोग्लोबिन में कहाँ प्रेजेंट है टेट्रापायरॉल, तो उसके लिए मेरी वीडियो देखो, उस वीडियो में आपको सब मिलेगा। नेक्स्ट आता है बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स में भी पायरॉल ही प्रेजेंट होता है, जो बिलीरुबिन और बिलीबर्डेंस होते हैं उनमें। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूँ और चीज़ों में, न्यूट्रिएंट्स में, तो न्यूट्रिएंट्स की बात कर लूँ तो विटामिन्स में, जो विटामिन्स नहीं मुझे कहना चाहिए अमीनो एसिड ना, अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड, प्रोलीन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो अमीनो एसिड होते हैं उसमें पायरॉल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है, अगर मेडिसिन की बात करूं तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। एंटी इन्फ्लामेटरी, कभी दांत दर्द किए होंगे तो सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन आपने खाई होगी कौन सी, कीटोरोलैक। तो कीटोरोलैक में पायरॉल रिंग प्रेजेंट होती है। अगर मैं बात करूं एंटी लिपिडेमिक की या एंटी हाइपरलिपिडेमिक की, तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक में सबसे कॉमनली चलने वाली ड्रग अटोरवास्टैटिन। अटोरवास्टैटिन जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है पायरॉल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एंटी ट्यूमर ड्रग, एंटी ट्यूमर ड्रग यानी कि एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर में सुनिटिनिब, जो सुनिटिनिब होती है उसके अंदर भी पायरॉल ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करूं एंटी एमेटिक, एंटी एमेटिक जैसे कि ऑनडेनसेट्रॉन, ऑनडेनसेट्रॉन में भी पायरॉल प्रेजेंट होता है। लास्ट बात कर लेते हैं, इसके बारे में तो सबने सुना ही होगा ज़रूर, एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग कौन सी, रेमडेसिविर। अगर रेमडेसिविर का नाम आपने सुना है तो रेमडेसिविर के अंदर भी पायरॉल रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये इतने सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए कि पायरॉल का यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा है मेडिसिन इंडस्ट्री में। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, और ऐसी और अच्छी वीडियोस देखना है पढ़ाई से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि बेस्ड होगी फ्यूरेन पर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।